ओके, सो अभी हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड लूसेंट से कर रहे हैं अभी हम ये, एंड इसमें बस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो लेट्स रोल। BOP हमें पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, और इन्फ्लेशन के बारे में हमें पता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है नहीं। इसके अलावा अब इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में क्या फ़र्क होता है वो बता रखा है। तो इकोनॉमी क्या होता है कि जो जो भी कोई स्टेट है उसकी प्रोडक्शन, उसके और कंजप्शन, उस प्रोडक्शन और कंजप्शन गुड्स और सर्विसेज का कितना होता है उसमें, ठीक है, एंड द सप्लाई ऑफ मनी कितनी है, तो इसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है स्टडी, ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्निंग विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। बेसिकली यही है, बट अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसे इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो उसे इकोनॉमी बोलेंगे, मतलब प्रैक्टिकल यूजेस को इकोनॉमी बोला जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है तो जैसे कैपिटलिस्ट, मेन इकोनॉमी दो टाइप की होती हैं, वैसे तीन टाइप मान लो आप, कैपिटलिस्ट स्टेट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये वाली है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ, जैसे कि यूएस एग्जांपल है, पता ही है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बस फेमस वर्क जो है वो है एडम स्मिथ का। इसने स्टार्ट कराया था इस चीज़ को, वेल्थ ऑफ नेशन में बताया था इसने से कि ना कैसे वर्क करती है, ठीक है। इसकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक। तो अब ये स्कॉटिश बंदा है, जो ये बंदा है एडम स्मिथ, तो इसने कुछ चीज़ें बताई थी, मैं मेन मेन चीज़ बताता हूँ। इसने क्या किया था, इसने बोलता है कि ना स्टेट, मतलब शुरू में क्या हो रहा था कि स्टेट बहुत ज़्यादा एक्वायर करके बैठा था डेटा, मतलब सारी की सारी इंडस्ट्रीज़, जैसे इंडिया में था पहले 1991 से पहले। तो इसने बोला कि अगर आप नहीं भी करोगे हैंडल तो खुद से ज़्यादा बेटर चीज़ चलेंगी, तो इसने उस चीज़ को नाम दिया था इनविजिबल हैंड, ठीक है। तो इसने एक टर्म दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, वो था इनविजिबल हैंड यहाँ पे। और इसने देखो स्ट्रेसिंग ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इन्वायरमेंट ऑफ, ये देखो एक ये लेसे फेयर है, इसका मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, ठीक है। एंड ही प्रपोज दैट द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्स, मतलब इनविजिबल जो हैंड होगा वो खुद ही क्या करेगा, इक्विलिब्रियम लेकर आ जाएगा स्टेट में, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम लेकर आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। एंड उसके लिए कंपटीशन वगैरह चाहिए होता है, इसलिए आप हट जाओ आगे से। तो क्या हो गया था, यूएस ने क्या किया, यूएस ने इस चीज़ को समझा और यूएस ने क्या किया, पुल बैक कर दिया अपने उससे, मतलब ज़्यादा गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही थी उसके बाद। एंड इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ समय से चलता रहा कि उसके बाद आया ग्रेट रिसेशन। ग्रेट रिसेशन की वजह से क्या हुआ, ये डाउन चलने लगा, उसका भी आंसर बताया कि आगे हुआ कि उसके बाद। अब स्टेट इकोनॉमी का चलते हैं। स्टेट इकोनॉमी में क्या होता है, जो यूएसआर जैसे यूज़ करता है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है कि ना सबको बराबर बांटेंगे एंड स्टेट सब कुछ हैंडल करेगा, जैसे यूएसआर और चाइना बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो अब जो यूएसआर है ना सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जो चाइना है ना वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। कम्युनिस्ट थोड़ा और ज़्यादा ऊपर आ जाता है, मतलब सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के कंपेरिजन में, ठीक। सोशलिस्ट एम्फसाइज करता है कलेक्टिव ऑनरशिप और मीन ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें मतलब क्या होता है, लार्जर रोल होता है स्टेट का, ठीक है, रन करना इकोनॉमी को। कम्युनिस्ट इकोनॉमी एडवोकेट करती है स्टेट ऑनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर, देखो समझे। तो सोशलिस्ट जो होता है ना थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा शांत होता है, लेकिन कम्युनिस्ट थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ कि सोशल इकोनॉमी एम्फेसिस ऑन कलेक्टिव ओनरशिप एंड द मीन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड ऑल्सो एस्क्राइब अ लार्जर रोल ऑफ स्टेट इन द रनिंग ऑफ इकोनॉमी। एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जो अब कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या करती है, ऑन द अदर हैंड एडवोकेट करती है स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू रन द स्टेट इकोनॉमी, ठीक है, जैसे चाइना करता ही है। दो फॉर मार्क्स सोशलिस्ट वॉज अ ट्रांजिशनल स्टेट टू कम्युनिज्म, ठीक है, सही बात है, ठीक। बट ये हुआ नहीं कभी। ये बात तो सही है वैसे कि स्टेट और कम्युनिस्ट के बीच का एरिया है कहीं पे सोशलिस्ट, तो उसने ये मान लिया, किसने, कार्ल मार्क्स ने, कि ट्रांजिशन है वो बेसिकली, तो सोशलिस्ट में कुछ टाइम तक रह पाओगे, उसके बाद तुम कैपिटल कम्युनिस्ट बन जाओगे। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, रशिया के साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये बात है। इसके बाद आया कि द सोशलिस्ट, अब ये क्या है कि सोशल इकोनॉमी क्रिटिसाइज, अब ये चलता रहता है, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्रिटिसाइज करती है कैपिटलिस्ट को कि एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लेकिन कैपिटलिस्ट बोलता था कि तुम तो और ज़्यादा गंदे हो, तुम तो स्ट्रेट पे हो कि एक ही एक्सप्लॉइट कर रहा है, यहाँ तो कंपेरेटिवली 5-10 लोग एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, यहाँ सिर्फ एक ही बंदा वही एक्सप्लॉइट करने पे लगा हुआ है, तो ये बेसिस था दोनों का। मिक्स्ड इकोनॉमी का चलते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आई मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी जो नया कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। अब इस टाइम पे क्या हुआ, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो इसकी थ्योरी थी एडम स्मिथ थ्योरी, वो फेल होने लग गई, ठीक है। तो अब इसका रीज़न क्या था, फेल होने का रीज़न सिंपल सा ये था कि ये मतलब इंडिविजुअल हैंड जो इसने दिया था ना वो हर जगह काम नहीं करता रेगुलरली। तो उसके बाद एक नई थ्योरी आई जो थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये थ्योरी दी थी किसने, जॉन मेनार्ड काइंस ने, काइंस, ठीक है। तो मेनार्ड ने दी थी, मतलब मैं तो मेनार्ड से ही नाम याद रखा हुआ है, तो मेनार्ड ने दी थी थ्योरी। अब इसने क्या बोला था, इसने बोलता है जो इन्विजिबल हैंड ना वो है तो इन्विजिबल, लेकिन ये क्या करता है, ये स्ट्रेंगुलेट करता है किसको, पुअर को। तो ये गरीबों को मारने का इन्विजिबल हैंड है, ठीक है, जो गरीबों को बिना दिखे मार देता है। तो उसने बोलता है कि क्योंकि क्या हो रहा था कि ही सजेस्टेड दैट द प्राइस एंड वेजेस आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, मतलब जो वेजेस आप लोग जो वेजेस प्रोवाइड कर रहे हो और जो प्राइजेस दे रहे हो वो फ्लेक्सिबल नहीं है इतना ज़्यादा कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके। इसकी वजह से उसने बोलता कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए थोड़ा सा। तो देखो कैनेट से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन
इकोनॉमी में, ठीक है। और फिर उसके बाद इसने अब गवर्नमेंट को इसने क्या बोला, इसने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप क्या करो, ज़्यादा फिजिकल पॉलिसी अपनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करो। गवर्नमेंट को बोला एक्सपेंडिचर करो। एक्सपेंडिचर का मतलब वही होता है कि डैम बनाने लग जाओ, ब्रिज बनाने लग जाओ, सब करने लग जाओ, वापस इकोनॉमी स्टार्ट करो। एंड ये वर्क भी किया उसके बाद, तो वर्क करने के बाद ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये ऐसे याद रखो आप, जैसे कोविड आया था तो कोविड के बाद क्या था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसा डाल दिया था किसमें, मार्केट के अंदर, ताकि क्या हो सके कंट्रोल, ताकि जो रिसेशन चले गया इकोनॉमी में, जो मंदी आ गई है वो फिर से ठीक हो सके, ठीक है। मतलब वापस लाया जा सके, रिस्टार्ट किया जा सके इकोनॉमी को। तो उसके लिए गवर्नमेंट को ही पैसा डालना पड़ता है, लोग नहीं डालेंगे पैसा, क्योंकि लोगों को डर है ना कि मार्केट खा जाएगा उनका पैसा, तो इसलिए लोग नहीं डालते उस टाइम पे पैसा। इसलिए गवर्नमेंट को रिकमेंड किया गया कि आप डालो पैसा। ओके, तो ये ऐसे चला। अब इसके बाद मिक्स इकोनॉमी हो गई खत्म। इसके बाद अब ये ऑस्कर लेंगे एक बंदा था, इसने भी कुछ खास काम नहीं किया, बट मतलब इसका सिंपल थ्योरी ये थी, इसने सोशलिस्ट वाले बंदों को बोला था कि आप लोग भी क्या करिए, आपके फ़ायदे तो बहुत हैं आप में, लेकिन आपके कुछ घाटे भी हैं, तो आप उन घाटों को ठीक करिए। तो आप क्या करिए, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए और थोड़ा डेमोक्रेटिक नेचर शो करिए। यहाँ पे लिखा भाई जी कि ही सजेशन और आउट, देखो ये था, ही एडवाइज स्टेट इकोनॉमिक्स टू एडॉप्ट मार्केट सोशलिज्म। उसका मतलब क्या था कि मतलब थोड़ा बहुत मार्केट को भी चलने दीजिए अपने हिसाब से। तो इसकी रिजेक्ट कर दी गई थ्योरी एट द टाइम डिक्टेटरशिप। मतलब इसने बोला कि डेमोक्रेसी, मतलब दिस वॉज अल्टीमेटली सजेशन टुवर्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो ये फालतू का है। इसके बाद ये सब चीज़ें हो गई। अब बुक्स का नाम है, तो ये बुक्स का नाम पढ़ना ध्यान से। इसमें द वेल्थ ऑफ नेशन है एडम स्मिथ की। तो अब इसमें ये 4 बुक याद कर लेना। एक है द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की, इसके बाद जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये है जेएम केन्स की, मतलब मेनार्ड केन्स की। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये है विश्ववर्या की। और उसके अलावा है दत्त एंड सुंदरम इंडियाज इकोनॉमी, ये है गौरव दत्त और अश्विनी महाजन की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज क्वान्टिफाइबिलिटी, ठीक है। ये देख लो, याद कर लेना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज क्वान्टिफाइबिलिटी, ठीक है। डेट इज वन कैन मेजर इट्स एब्सोल्यूट टर्म्स, मतलब एब्सोल्यूट टर्म में उसे मेजर कहते हैं, इसे क्वान्टिफाइबिलिटी कहते हैं। ये है ग्रोथ का सबसे बड़ा नेचर यहाँ, ठीक है। इकोनॉमिक टर्म में बात की जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। इसके अलावा अब इसमें 4 टाइप की जो करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी आ गई है। तो अब देखो ये क्या क्या है, तो एग्रियन इकोनॉमी हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी और नेशनल इनकम हमारी बता रखी है, इकोनॉमी की चीज़ है नहीं। इसके अलावा पॉवर्टी ऑफ इंडिया में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द वर्ल्ड डेटा लैब मॉनिटर करता है ग्लोबल पॉवर्टी को, इसके लिए स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करता है। इसके अलावा ये भी है मेजरिंग इंडियन पॉवर्टी। अब इसमें क्या होता है कि ना, पहली बार इंडियन पॉवर्टी 1979 में वाई के अलगा कमेटी के द्वारा ऑफिशियल पॉवर्टी का जो काउंट था वो बिगन किया गया था, ठीक है। उसको 1993 में जो डीटी लकड़वाला था, उस कमेटी ने एक्सटेंड किया था पॉवर्टी लाइंस को स्टेट्स में भी, और ओवर द टाइम अलाउ करने लग गया था कि ऑफिशियल पॉवर्टी काउंट्स होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद रंजन कमेटी जो आई थी, रंगनाराजन कमेटी जो आई थी, रंगाराजन कमेटी जो आई थी, उसने क्या किया था, क्रिटिसिज्म के अंडर इसने क्या किया था, इसने भी रिकमेंडेशन स्टार्ट की थी, रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन्स बनाने शुरू की थी इसने, ठीक है। इसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई थी और उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन थी वो सेम रखी रंगाराजन की तरह, बट इसका डेटा अभी तक वो नहीं हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा नीति आयोग जो है वो प्रोवाइड करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल के लिए, स्टेट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए इंडिया में, ठीक है। इसके 12 इंडिकेटर्स हैं, ये याद रखना, 12 इंडिकेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, तो वो तो हमें पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, इसमें कुछ काम पीछे है नहीं। प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी टर्शियरी आपको पता है। ये बेस्ट इंडिकेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, PYQ है। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम डिफाइन करती है किसी भी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, ठीक है, मतलब हर किसी की पर हेड में कितनी इनकम है वो बता रखा है। इसके अलावा द एग्रीकल्चर सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, ये तो बहुत एम्प्लॉयर किसका है, वर्क फोर्स का, ठीक है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता GDP में। नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, तो कुछ काम करेंगे। इसके अलावा इंडिया फर्स्ट में है, डेयरी प्रोडक्शन में रैंक फर्स्ट है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिश का। पहला कौन होगा आप गेस कर सकते हो। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ था 2018-19 के टाइम पे, और वन नेशन वन राशन कार्ड भी लॉन्च हुआ था, तो काम का है नहीं वैसे, अब तो बहुत पहले का हो गया। इसके अलावा हाँ, बोर्ड्स, इससे याद होगा लास्ट टाइम भी UPSC में क्वेश्चन आया था टी बोर्ड का। तो टी बोर्ड जो है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, दार्जिलिंग की चाहिए ना, दार्जिलिंग का है, कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल में, तो इसलिए टी बोर्ड आप याद रखो, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल। देखो रबड़ बोर्ड भी उधर ही होगा जहाँ रबड़ ज़्यादा हो रहा होगा, रबड़ केरला में ज़्यादा है, ऑफकोर्स सी बात है, ठीक है। कॉफी बोर्ड कहाँ होगा, जहाँ कॉफी ज़्यादा हो रही है, कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका की कॉफ़ी और केरल की क्या है, रबड़ है, ठीक है। इसके अलावा अब रबड़ को आप केरला से कैसे सकते हो, टायर पंचर वाला कौन है, रबड़ बनाता है, टायर पंचर वाला कौन है, केरला में है, ठीक है, गैस कर लेना। टोबैको बोर्ड क्या है, टोबैको बोर्ड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। टोबैको बोर्ड कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ये सारे नीचे वाली स्टेट में है, जहाँ जहाँ पानी कम होगा ना वहीं ज़्यादा चीज़ें उगती हैं वाली, ठीक है। इसके अलावा स्पाइस बोर्ड का है, वो भी नीचे ही है, केरला में, ठीक है। अब जैसे ऐसे समझ लो आपकी ना, ज़्यादातर जो स्पाइसेस वगैरह होती है ना,
और जो थोड़ा पत्ते वाली होती है वहाँ थोड़ा पानी कम यूज़ करने के लिए, तो ये सारी नीचे उग आती है ज़्यादा। ठीक है, पोल्ट्री मीट वगैरह का है दिल्ली में, और उसके अलावा इंडियन ग्रेप का जो है वो महाराष्ट्र में। ठीक, ग्रेप प्रोडक्शन वगैरह वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अब बात करते हैं द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड, ये वही एपीएम, ये अच्छा ये एसीपीसी है। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एसीपीसी है वो करता है डिसाइड किया एमएसपी। ठीक है, एसीपीसी डिसाइड करता है एमएसपी। एसीपीसी क्या, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। ठीक है, ये करता है एमएसपी अनाउंस, और वो भी ठीक है कैलकुलेट भी। अब आता है कि कौन कौन एग्रीकल्चर के कौन कौन बेस्ट थे। तो एग्रीकल्चर के जो फादर बोला जाता है वर्ल्ड में वो नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन है। इसके अलावा क्या है, वाइट रेवोल्यूशन हुआ था। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। एंड वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, वर्गीज कुरियन। इसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए हुआ था। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, ऑयल सीड के लिए। ओ सर, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए हुआ था, क्या लिखा था, ऑयल रेवोल्यूशन। अब आता है प्लान्स की बात, तो ये प्लान्स पढ़ना खासकर। तो द 10th प्लान बताता हूँ मैं। द 10th प्लान वॉज द फर्स्ट प्लान विच डिड नॉट फिक्स। ये सिंपली लिखा हुआ है कि 10th प्लान वो पहला प्लान था जिसने क्रॉप प्रोडक्शन को फिक्स नहीं किया था, टारगेट्स को। ठीक है, फिक्स नहीं किया था। इसके अलावा ग्रीन मिलेट्स, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सिर्फ हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को प्रेफरेंस दी गई थी, राइस, व्हीट और मीस, क्योंकि खाने का था उस टाइम पे, लोगों के पास खाना नहीं था खाने को। मिलेट्स सब खाते जब काम खाना होता खाने को, तो खाना नहीं था, तो इसलिए पहले हाई यील्डिंग वैराइटीज़ को दिया गया टाइम। और उसके बाद तो इस वजह से क्या हुआ, बार्ले, राई और माइनर मिलेट्स जो थे उनको ग्रीन रेवोल्यूशन में टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में वो नहीं आती है। इसके अलावा चकबंदी के बारे में देखा। चकबंदी क्या था, तो चकबंदी क्या था कि लैंड्स वगैरह को मिलाना। चकबंदी ऑफ लैंड मीन्स एग्रीगेट एंड डिवाइडेड ब्रोकन लैंड, मतलब वही एग्रीगेट करना डिवाइडेड लैंड्स को, ब्रोकन लैंड्स को उन्हें चकबंदी बोलते हैं। एंड चकबंदी इंप्लीमेंट हुई थी इंडिया में फर्स्ट टाइम पे 1920 के टाइम पे बड़ौदा में। ओके, इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन के बारे में कुछ खास काम क्या है नहीं। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका एस्टेब्लिशमेंट ये याद रखना है। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक का 1919 है, 1919। ठीक है, तो ये है किसका, लैंड डेवलपमेंट बैंक का। उसका नाबार्ड का कब है, तो नाबार्ड का 1982 है। ठीक है, नाबार्ड का कब है, 1982 है नाबार्ड का। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा नेशनल इनकम क्या होती है आपको पता ही है। नेशनल इनकम क्या होती है, वही यार मतलब प्रोडक्शन वगैरह जितना भी करते हैं टाइम टू टाइम, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले वो याद कर लेना, खुद से याद कर लेना इन फॉर्मूलों को। काफ़ी इजी फॉर्मूला है, मतलब समझ आएगा। नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। वैसे कुछ काम का है नहीं, अगर आपको सिंपल देखना है तो सिंपल देख लो। ऐसे जीएनपी है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो उसको माइनस अगर आप डेप्रिसिएशन करोगे तो ये एनएनपी आ जाएगा। इस बुक में देख लेना एक बार इसको। इसमें 4 मार्क है, इसमें आपको 3-4 याद करना है बस। एक यहाँ से ये याद करना है, यहाँ से ये याद करना है, बस ये दो दो याद करना है बस, और एक जीडीपी याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ काम का है नहीं, यहाँ पे कुछ काम का है नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम रशिया। ठीक है, यूएसआर से विजिट याद होना चाहिए। इसके अलावा प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, अब देखो। ओके ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद प्लानिंग इकोनॉमी, मतलब प्लान इकोनॉमी इंडिया में स्टार्ट की 1944 के टाइम पे। एंड इस टाइम पे देखो ऐसा हुआ, 1944 के टाइम पे कुछ आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया, और इसके ही मतलब अगेंस्ट में नहीं बोलोगे आप, बट इसके ही काउंटर में 1944 के टाइम पे पीपल्स प्लान बनाया गया, गांधीयन प्लान जिसे गांधीयन प्लान बनाया गया। ये बनाया नारायण ने, श्रीमन राम नारायण ने। और 1944 के टाइम पे पीपल्स प्लान बनाया गया लेबर लीडर ने, एमएन रॉय ने। कब बनाया, एंड इन मतलब ये बनाया 1944 में। और उसके बाद जनवरी 30, 1950 के टाइम पे सर्वोदय प्लान बनाया गया था मिस्टर जयकृष्ण नारायण ने। और देखो आप इसे समझ में आ रहा होगा कि ये इसको काउंटर करने के लिए प्लान बेसिकली, क्योंकि अब आप समझो बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं अगर, तो वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन एमएन रॉय क्या थे, एमएन रॉय कम्युनिस्ट थे, तो कम्युनिस्ट पीपल्स प्लान, इसलिए उन्होंने अपना नाम पीपल्स प्लान रखा है इस वाले का नाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसे ध्यान से पढ़ना, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, 1944 के टाइम पे कौन सा प्लान बनाया था, आर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बॉम्बे प्लान। 1944 में पीपल प्लान बनाया गया था। ठीक है, एमएन रॉय ने बनाया था। 1950 में जनवरी 30 को सर्वोदय प्लान बनाया था, किसने, जयकृष्ण नारायण ने। ठीक, तो ये पीवाईक्यू के लिए है, इसलिए याद रखना। इसके बाद क्या प्लानिंग कमीशन बनाई, कॉन्स्टिट्यूट की गई 1950 के टाइम पे मार्च में। एंड 1951 में पहला 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया। और इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पीएम थे, चेयरमैनशिप, क्योंकि ऑफकोर्स बात है प्लानिंग कमीशन पीएम कौन चेयरमैन कौन होता है, पीएम होता है। इसके अलावा पीएम जो प्लानिंग कमीशन है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखाया नहीं गया है। और इसको 1950 में रिप्लेस कर लिया गया था किससे, नीति आयोग से। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है ये वाला, तो आपको इसे देखना है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग में कितने टाइप की प्लानिंग होती हैं, तो ये होती है इंपेरेटिव प्लानिंग, इंडिकेटिव प्लानिंग, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, रोलिंग प्लान और कोर प्लान। ठीक है, तो इसमें अब ध्यान डालता हूँ मैं कि डिफरेंस क्या है किसी में। जो इंपेरेटिव प्लानिंग होती है उसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो डिसाइड करती है कि एवरी एस्पेक्ट इकोनॉमी के कैसे कैसे इकोनॉमी चलेगी, एंड किस किस मतलब देखो यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं उन्होंने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है, टारगेट्स बनाए जाते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है।
एंड ये बेसिकली आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि आप कुछ टारगेट्स बनाओगे, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होगी, कुछ टारगेट बनाएगी और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या होगा, इंडिकेट किया जाएगा, मतलब कुछ पैरामीटर बनेंगे, ब्रॉड पैरामीटर होंगे, बट वो इतने डीप नहीं होंगे, ब्रॉड पैरामीटर होंगे और उस तरफ से गोल इकोनॉमी बनाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज प्लान बनाया जाता है। अब देखो देखो, अनलाइक द सेंट्रलाइज प्लान, जो सेंट्रल प्लान ऊपर बन रहा है, उसके स्टेट डज नॉट सी अ प्लान टारगेट, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो बहुत टाइनी डिटेल्स को भी मेंशन किया जाता है और उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक ऊपर ऊपर का प्लान बनेगा, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बनेगा और उसको ढंग से, मतलब उसको इतना माइन्यूट डिटेल्स नहीं बनाई जाएंगी उसकी। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है कि इट वॉज अडॉप्टेड 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे इसे अडॉप्ट किया गया था। इंडिकेटिव प्लानिंग को 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये प्रैक्टिस किया था डेवलप कंट्री में, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए इंडिकेटिव प्लान अच्छा है बेसिकली, क्योंकि ताकि तुम बता सको कि यार इतना भी, मतलब इकोनॉमी किसी तरफ जाती है ना, ऐसे नहीं करते तुम डिसाइड कि हाँ भाई जाएगी जाएगी इधर। इंपेरेटिव प्लानिंग क्या करती, डिसाइड करती कि जाएगी चाहिए, जानी ही चाहिए इधर, लेकिन ये ऐसे डिसाइड नहीं करती। अब आती है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव का मतलब समझ गए होंगे आप, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की होती है, 15 से 20 साल की होती है। 5 ईयर प्लान इसी का एक एग्जांपल भी है। और एनुअल, देखो 5 ईयर प्लान भी बनते हैं, एनुअल प्लान भी बनते हैं। 5 ईयर प्लान क्या होता है, लॉन्ग टर्म देखते हैं, और एनुअल प्लान क्या होता है, शॉर्ट टर्म देखते हैं। ठीक है, ऐसा चलता है इसका। तो ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग होता है, इसका आता है रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, इसमें 3 स्टेप चलते हैं। तो पहले में क्या होता है, एक करंट ईयर की प्लानिंग होती है, ठीक है, एनुअल बजट बना के। सेकंड में क्या होता है, एक कुछ फिक्स साल की प्लानिंग होती है, जैसे कि 3 साल, 4 साल या 5 साल की। उसके बाद एक रिवाइज प्लान, एवरी ईयर का प्लान बनता है। मतलब इसके बाद थर्ड क्या होता है कि 10, 15 और 20 साल की प्लानिंग होती है। रोलिंग प्लान का मतलब होता है कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म तीनों तरफ की प्लानिंग करना। तो ये होगा रोलिंग प्लान। ठीक है, अब आता है कोर प्लानिंग। कोर प्लानिंग का तो नाम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन स्टेट को पूछता है कि आपने अपने मतलब रेवेन्यू एस्टिमेट सबमिट करो, मतलब कि आप कितना कमाने वाले हो वो सबमिट करो, फिर उस हिसाब से ही आपकी क्या होगी, स्पेंडिंग भी उसी हिसाब से कराई जाएगी। तो उसे बोलते हैं कोर प्लान। ठीक है, देखो, डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर ऑफ हेड ऑफ स्टेट एनुअल प्लान, मतलब आपको पैसा भी उतना ही मिलेगा जितना आप उड़ा पा रहे हो और जितना आप कमा रहे हो, उन्हीं के बेस पर डिसाइड किया जाएगा। तो इसे कोर प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पांचों समझ में आ गई, सिंपल है। अब कुछ मॉडल्स आए थे, मॉडल इतने काम के नहीं, बट फिर भी। तो मॉडल इकोनॉमी के, तो नेहरू महल, ये क्या था, महल ओबिस मॉडल था। तो इसमें क्या था, अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें हो क्या कह रहा था। तो अब देखो, मैं आपको रिलेटिवली समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। 3 लोग थे गेम में चल रहे, 2 लोग गेम में चल रहे थे, एक नेहरू चल रहा था, एक गांधी चल रहा था। ठीक है, अब नेहरू गांधी से थोड़ा डिफरेंट था। जो गांधी था ना, गांधी जी थे, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही वो ज़्यादा ही वो थे, क्या कहते हैं उसको, लीनियर थे किस चीज़ के लिए, कि हमें तो डिसेंट्रलाइज ही करना है और हमें सिर्फ कपड़े ही बुनने हैं ज़िंदगी भर। लेकिन नेहरू थोड़ा सा ज़्यादा वो थे, नए थे, आइडियोलॉजी वाले थे। तो नेहरू ने बोलता है कि हमको क्या चाहिए, हमको इंडस्ट्रीज भी खड़ी करनी पड़ेंगी। तो ये डिफरेंस था दोनों में। तो नेहरू महलो प्लान में क्या होता है, इसने बोला था कि हम क्या करेंगे, एम करेंगे इनलार्जमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेसिकली दोनों के दोनों फोकस इस पर कर रहे थे, लेस प्रिविलेज सेक्शन पे कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गोल थे, ग्रोथ और सोशल जस्टिस। ग्रोथ और सोशल जस्टिस गोल थे किसके, नेहरू महबूब प्लान का, महलोबिस प्लान का। एंड बाकी इसमें कुछ हमको है नहीं। इसके अलावा क्या होगा कि ना, स्टेट कमांड करेगा, सेंट्रल स्टेट कमांड करेगा, कंट्रोल करेगा हाइट्स को, मतलब कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी थ्रू पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर चलाएगा, लेकिन चला कौन रहा होगा, स्टेट चला रहा होगा। चल पब्लिक सेक्टर रहा होगा लेकिन चला स्टेट रहा होगा। गांधी मॉडल थोड़ा अलग था। गांधी मॉडल में क्या था, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम मटेरियलिस्टिक तो बने, लेकिन हम कल्चरल लेवल पे भी गेम को चलाएं। और इसमें एम क्या था कि हम इम्प्रूव करेंगे हम इकोनॉमी को। मतलब इसमें देखो हिसाब लिखा हुआ है कि हम इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करेंगे विलेजेस की, और साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे एग्रीकल्चर का। इसका मेन फोकस एक चीज़ पे था, वो था साइंटिफिक एग्रीकल्चर पे। ठीक है, और रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री। देखो विलेज में ही लगा रहा था अभी इंडस्ट्री, बट अभी देखो यहाँ पे आगे लिखाएगा, द गांधी मॉडल एम्स एट द रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। द गांधी मॉडल, अभी यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज़, गांधीयन मॉडल जो था वो विलेज कम्युनिटीज़ के सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करता है, और ये एम्फेसाइज करता है रिहेबिलिटेशन और डेवलपमेंट पे। कॉटन, मतलब ये कॉटेज पे बैठा होता, कॉटेज इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के साथ साथ चलने वाला, बस ये इसी पे था। लेकिन जो नेहरू था वो क्या था, इसने इंपॉर्टेंस दी थी हैवी इंडस्ट्रीज़ को। और गांधीयन मॉडल क्या कर रहा था, प्राइमरी, मतलब बेसिकली गांधी मॉडल प्राइमरी सेक्टर पर फोकस कर रहा था, जो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स और इन सब पे। लेकिन नेहरू किस पर कर रहा था, बड़े लेवल पे फोकस कर रहा था। अब आते हैं एलपीजी रिफॉर्म 1991 में। आते हैं किसके टाइम पे आए थे, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो ये आए उस टाइम पे, आए किसी टाइम पे थे, ये तो हमें पता ही है। नेहरू 1991 में आए थे, तो ये थे, रिफॉर्म का नाम भूल गया मैं, बट नरसिम्हा खोर 1991 रिफॉर्म किस टाइम पे आए थे, नरसिम्हन सर, फिर क्या करें वहाँ देख, तो राज खुल भाई। ठीक है, तो नरसिम्हा राव जो थे ना, पीवी नरसिम्हा राव, उनके टाइम पे आए थे रिफॉर्म्स। और लाए कौन थे, तो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे कौन था, मनमोहन सिंह था। ठीक है, इनका एम क्या था, मैक्सिमम एक्सपोर्ट लेड। इसमें 3 एम्स है बहुत ज़्यादा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों एम थे इसके। और ये लाए कौन, ये सब्सिट्यूट कर रहे थे किसको, इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट करना था इन्हें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड सब्सिट्यूट अगेंस्ट इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। ठीक है, ये क्या पूरा मॉडल, ये फालतू का मॉडल है, बस पूरा मॉडल याद रखना। अब ये भी अब्दुल कलाम ने दिया था
एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। इसमें क्या था कि प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू इन रूरल एरिया। बेसिकली ये गांधी जी से वाला टाइप का सीन था कि हम अर्बन एम्यूनिटीज़ देंगे लेकिन हम रूरल एरिया में देंगे, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, तो ये पूरा नहीं था। ये कुछ इसके लिए भी कुछ फंडिंग वगैरह दी थी। 11 5 प्लान में इसको वो किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था और इसे थोड़ा फंडिंग वगैरह मिली थी। 248 करोड़ में क्या ही हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो एक स्टेट में भी नहीं हो पाएगा ढंग से एग्जीक्यूट 200 करोड़ में। तो ठीक ये हो गया। अब इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये तो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, खुद पढ़ लेना, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत खुद से पढ़ लेना। मैं एक बार टफ वाले बताता हूँ। साइक्लिंग एम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा। साइक्लिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कुछ टाइम मिलता है फिर से जैसे डिप्रेशन आता है इकोनॉमी में फिर चले जाता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल क्या होता है, अगर तुम एक लेवल से दूसरे लेवल पे आओगे तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा तुम्हें। जैसे कि अभी कोई मशीन नहीं थी पहले वर्कर्स के पास, अभी जैसे मशीन चलने लग गई तो फ्रिक्शन हुआ ना, उन बंदों के पास वो टैलेंट था नहीं मशीन्स का, तो उनको हटा दिया गया। जैसे एआई की वजह से हो रहा है, वही सिंपल। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वही कि जहाँ पे इनके पास काम नहीं है करने को, दोज आर एबल एंड विलिंग टू डू द वर्क। ठीक है, और नो मतलब काम नहीं है लेकिन वो काम करने के इच्छुक हैं। ठीक है, कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट उसी का दूसरा भाई कंपलसरी वाला है। कंपलसरी में क्या है कि ये करना तो चाह रहा है करंट रेट पे, करंट रेट में करना भी चाह रहा है काम, लेकिन काम अवेलेबल ही नहीं है, मतलब सैचुरेट हो गया बेसिकली, इसको कंपलसरी बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है डिस्कस एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे हमारे इस टाइम पे चल रहा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट वही खेती बाड़ी के टाइम पे चलता है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें। इसके अलावा ये कुछ काम का है नहीं लगा नहीं। लकड़ वाला फॉर्मुलेशन इतना आपको बता चुका हूँ, लकड़ वाले के टाइम पे क्या हुआ था। ठीक, बट इतना काम ये का भी नहीं, ये भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो कुछ रीज़न देखेंगे कि क्यों क्यों इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इसके अलावा ये वो हैं योजनाएं हैं जो पढ़नी नहीं है, सिंपल सी बात है, पुरानी योजनाएं और। ठीक है, यहाँ पेज में कट्टा मार रखा है क्योंकि ये पढ़नी नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 2858 है। ठीक है, ये वाली पढ़नी नहीं है, स्कीम्स वगैरह भी नहीं पढ़नी, जरूरत नहीं है मतलब मेरे हिसाब से तो। ठीक है, ये भी नहीं पढ़नी है। अब आए थे आगे वाले पेज में, ट्रेड एंड कॉमर्स में आए थे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगी थी, फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो दिख रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो फर्स्ट फैक्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की लगी थी घुगारी में कोलकाता में, बटी फेल हो गई थी। ठीक है, तो सेकंड इंडस्ट्री उसके बाद लगी थी फिर से, तो वो लगी थी ये लगाई थी खवास जी नाना भाई ने, ये लगाई थी मुंबई में। उसका फर्स्ट जूट फैक्ट्री जो लगी थी वो लगी थी वेस्ट बंगाल में ही, रिशारा में। इसके अलावा फर्स्ट स्टील फैक्ट्री आपको पता है जमशेदजी टाटा जी ने लगाई थी एंड जमशेदपुर में लगाई थी। ठीक है, सिंपल शॉर्टेड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये बनाई गई थी 1985 के टाइम पे, और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई गई थी किसके टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे। ठीक, इसमें कुछ खास, इनमें भी कुछ खास है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। उसके बाद सेकंड वेव आई थी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की 1991 में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सब हुआ क्यों था, हाँ ये देख लो। 1991 रिफॉर्म्स को आना क्यों पड़ा, तो आना पड़ा उसका सीधा रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो न्यू पॉलिसीज गल्फ वॉर चल रही थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो हमारे पास वो हो गया था, क्राइसिस आ गया था, इसकी इसकी वजह से हुआ था ये सब कुछ। ठीक है, और 3 वो ट्रैक्स देखे तो वो अब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बोलते हैं हम गिल्ट एज्ड मार्केट। ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटी या गिल्ट एज मार्केट हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। इस वजह से सेफ सिक्योरिटी इनको माना जाता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज़। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की है ना, तो इसलिए कभी मतलब फॉल करने का तो कोई चांस ही नहीं, तो गिल्ट एज सिक्योरिटी को बुलाते हैं। ये रेगुलेटरी बॉडीज़ और रेगुलेटर्स पढ़ लेना यार प्लीज़, ये खुद से पढ़ने पड़ेंगे। इसमें से बस 4 5 इंपॉर्टेंट, तो 5 से पढ़ लेना। आरबीआई इंपॉर्टेंट है, सेबी इंपॉर्टेंट है, सिड भी इंपॉर्टेंट है, सिड भी एमएसएमई का होता है, नाबार्ड इंपॉर्टेंट हो गया, और नीचे का तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आईआईपी भी आई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी वाला, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी 2 दिन खुद से देख लेना जो बस।